आज हम लोग SN1 रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। SN1 रिएक्शन का SN1 मैकेनिज़्म। तो ठीक है, तो SN1 आज हम लोग मैकेनिज़्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें SN1 और SN2 पढ़ना था। जो पिछला क्लास में जितना टर्म्स सिखाए थे, इन्वर्जन, रेसमाइजेशन, इनैंसोमर्स, ये सारा टर्म का यूज़ है। ठीक है, और 10 साल का तुम अगर क्वेश्चन पेपर उठाओ, IIT मेंस का उठाओ, मेडिकल का उठाओ या बोर्ड एग्जाम का, तो देखना ये कितनी बार क्वेश्चन सब आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आराम से क्लियर होगा। ठीक है, तो हेडिंग हम दे रहे हैं SN1 मैकेनिज़्म। SN1 मैकेनिज़्म। ठीक, SN1 का पूरा नाम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 1 है तो यूनिमॉलिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो गया यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिएक्शन। ठीक, और देखो हर एक स्टेप से तुम्हारा क्वेश्चन आता है, तो सारा स्टेप को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टेप बता रहे हैं कि आखिर इसका नाम यूनिमॉलिकुलर क्यों पड़ा। ठीक है ना, तो इसका जो रेट है, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, केवल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स only on concentration of alkyl halide। ठीक है, तो जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिए तो क्या लगा दिए, के लगा दिए, तो KRX हो गया। ठीक, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन तैयार हो जा रहा है कि इसका नाम यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों पड़ा। तो यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों पड़ा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसका किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन, केवल कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट आ जाओ। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है 3 डिग्री, फिर है 2 डिग्री और फिर है 1 डिग्री। ठीक है ना, तो ये 3 डिग्री क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है ये हम बताएंगे आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब चलो मैकेनिज्म बता रहे हैं। ठीक है, स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में क्या होता है, 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव है। ये एल्काइल हैलाइड, ये स्टेप स्लो और रिवर्सिबल है, तो Br जाएगा और C के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये स्टेप मेरा क्या है, स्लो है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से जो बात बोलेंगे उसको एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप जो है ये मेरा स्लो एंड रिवर्सिबल है। ठीक है, दिस स्टेप इज स्लो एंड रिवर्सिबल। ठीक, इसमें देखो क्या हो रहा है, CBr बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है ना, ये जो है ना ये होता है तुम्हारा प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। किस में होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, प्रोटिक हम वर्ड बोल रहे हैं, प्रोटिक। ठीक है ना, प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया जो H+ प्रोटॉन देता है। ठीक है ना, तो देखो H+ जो है वो Br के पास आ रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, HBr बॉन्ड बन रहा है, और बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो CBr बॉन्ड को तोड़ रहा है। ठीक है, फिर से ध्यान से समझना, हम बोल रहे हैं कि प्रोटॉन प्रोटिक सॉल्वेंट में हो रहा है। ठीक है ना, प्रोटॉन जो है वो Br के पास आ रहा है, और HBr बनने में जो भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो CBr बॉन्ड को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक, तो बताओ यहाँ पे क्या लिखे कि इट इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ, ठीक है ना, CBr बॉन्ड फॉर विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, इट इन्वॉल्व्स द cleavage of
CBr बॉन्ड, ठीक है ना, CBr बॉन्ड फॉर विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड कहाँ से, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन विद किसके साथ, प्रोटोन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखो सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन बोल रहे हैं, मतलब क्या, प्रोटोन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट बोल रहे हैं, मतलब H+ किसके पास आ रहा है, Br के पास आ रहा है, और HBr बन रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो CBr बॉन्ड को तोड़ रहा है। तो इट इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ CBr बॉन्ड फॉर विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन विथ प्रोटोन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब स्टेप 2 में आ जाओ। स्टेप 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। कार्बोकैटायन बना हुआ था, इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक, जेड से दिखाते हैं। न्यूक्लियोफाइल बताए थे, न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज़्यादा होता है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये स्टेप मेरा फास्ट हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, कार्बोकैटायन पहले से बना हुआ है, प्लस है और माइनस का अटैक तुरंत हो जाएगा, फास्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्या बताया था कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, ठीक है ना। उसका रीज़न है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और क्या कहते हैं, ज़्यादा स्टेबल होता है और तुरंत बनता है, ठीक है। तो लिख रहे हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड are reactive because tertiary carbocation is more stable and formed at much faster rate, ठीक है ना। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, जिसके कारण क्या होता है, तुरंत बनता है और तुरंत बनेगा और स्टेबल भी है। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल आराम से हो रहा है। 3 डिग्री क्यों ज़्यादा स्टेबल है, 11th में पढ़े थे। टर्शियरी कार्बोकैटायन हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना, नो बॉन्ड रेजोनेंस, उसमें कितना तुम्हारा हो जाता है 3 3 3 9 स्ट्रक्चर हो जाएगा, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा क्या होता है, स्टेबिलिटी। चलो नेक्स्ट पॉइंट जरा देखना, प्राइमरी एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स शो greater reactivity through SN1 mechanism as compared to primary alkyl halide, ठीक है। this can be explained in terms of stability of carbocation, ठीक है। ये दोनों का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, रेजोनेंस के कारण। तो लिख रहे हैं प्राइमरी एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोकैटायन आर
carbocations are more stable than primary alkyl carbocation ड्यू टू, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड की वर्ड है, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। जो जितना ज़्यादा रेजोनेंस शो करेगा वो उतना ज़्यादा SN1 शो करेगा, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो हम बोल रहे प्राइमरी एलाइलिक और बेंजाइलिक सिखाए थे ना, ज़्यादा रिएक्टिव है SN1 मैकेनिज्म से एज कम्पेयर टू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्यों? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये क्यों ज़्यादा स्टेबल है? ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो अभी रेजोनेंस से पता करते हैं। चलो, एलाइलिक याद है किसको बोलते थे? जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ था उसके ठीक बगल वाला कार्बन क्या था? डबल बॉन्डेड था, याद है ना? 4 बॉन्ड दे दो कार्बन को, यही था। अब इसका कार्बोकैटायन बनाओगे तो Cl हटा दो, C के ऊपर प्लस चार्ज लगा दो। तो ये हम लोग बना रहे हैं एलाइलिक कार्बोकैटायन। क्या बना है? एलाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है। अब चलो इसका रेजोनेंस बता दो कि क्या होगा। तो रेजोनेंस में क्या होगा? ये डबल बॉन्ड कहाँ आना चाहेगा? यहाँ। तो जो देता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? प्लस। इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ये C हो गया, ये H, ये डबल बॉन्ड और यहाँ तो CH था ही। तो ये एलाइलिक कार्बोकैटायन का क्या बना? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एलाइलिक कार्बोकैटायन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना है? 2 बना है, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, ठीक हो गया। अब हम लोग बनाएंगे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का, ठीक है। जरा देखो, बेंजाइल क्लोराइड ये था ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से Cl हटा दो तो C के ऊपर क्या चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। अब इसका रेजोनेंस बनाएंगे तो क्या होगा? ये बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ। बताओ यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ये लेने का काम किया कार्बन, और ये दे रहा है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस। फिर बॉन्ड कहाँ कहाँ था? यहाँ और यहाँ था। फिर ये बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। फिर यहाँ क्या? ये देने का काम किया, प्लस। फिर बताओ क्या होगा? ये बॉन्ड कहाँ आएगा? यहाँ आना चाहेगा। ठीक है। फिर ये यहाँ बना, फिर यहाँ प्लस चार्ज, फिर ये बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये देने का काम किया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक। देखो ध्यान से, बॉन्ड यहाँ और यहाँ था, बॉन्ड अपना जगह चेंज कर लिया। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना? 5। ये बना है मेरा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। अब खुद ही बता दो ना, अगर हम तुमसे पूछेंगे कि एलाइलिक और बेंजाइलिक में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? स्टेबल तो ये बेंजाइलिक। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 2। तो जितना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी और उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव SN1 मैकेनिज्म से, ठीक है ना। तो इसीलिए बेंजाइलिक कार्बोकैटायन और भी ज़्यादा रिएक्टिव हो गया एज कम्पेयर टू एलाइलिक कार्बोकैटायन। और एल्काइल कार्बोकैटायन का तो जान ही रहे हो, ठीक है, कि वो सबसे कम है, ठीक है। तो इसीलिए एलाइलिक और बेंजाइलिक ज़्यादा SN1 मैकेनिज्म के टुवर्ड्स रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने जाएंगे। हम लोग लिख रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 मैकेनिज्म। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 मैकेनिज्म। अभी थ्योरी जो लिखाएंगे उस थ्योरी को फिर हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है इस थ्योरी से, ठीक है। तो देखो क्या लिख रहे हैं, स्टार्टिंग विथ है ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड, ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। द रिएक्टिविटी थ्रू
SN1 mechanism results partial racemization, ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पार्शियल रेसमाइजेशन बताएंगे, ठीक है। दिस कैन बी अंडरस्टूड in terms of planar nature of carbocation, nucleophile can attack either of the sides resulting the formation of both enantiomers, ठीक। सिंस हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सिंस बैक साइड इफेक्ट इज more probable, so partial racemization takes place। अब ये सेम लाइन जब हम एग्जाम्पल बताएंगे ना तो उसमें हम अभी ये सारा लाइन रिपीट करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। चलो स्टीरियोकेमिस्ट्री देख रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टेप 1 में था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। SN1 का फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, स्टेप 1 में क्या था? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो यहाँ हम CH3 लिखे हैं, C लिखे हैं, यहाँ मेरा H है, ठीक है ना, डैश लाइन से स्टीरियोकेमिस्ट्री लिख रहे हैं इसलिए ऐसा बना रहे फिगर। और ये क्या है? C2H5 है, और यहाँ क्या लगा दिए? Br। पहला स्टेप मेरा स्लो और रिवर्सिबल था, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम स्लो और रिवर्सिबल बना रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम? CH3 लिख रहे हैं, C लिख रहे हैं, Br यहाँ से हट गया तो मेरा C2H5 इधर आ गया, ठीक है ना, C2H5, ठीक। और यहाँ पे क्या आ गया? H आ गया, ठीक, प्लस चार्ज, और Br माइनस। ये स्टेप मेरा क्या था? स्लो था, ठीक। स्टेप 2 में आ जाओ। स्टेप 2 था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब जरा सा देखना है, यहाँ पे यहाँ CH3 है, C है, प्लस चार्ज है, यहाँ पे मेरा H है, ठीक है, और ये मेरा डार्क लाइन से यहाँ पे C2H5 है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों साइड से, ठीक है। अब देखो इस साइड से जो अटैक हो रहा है तो यहाँ ध्यान से देखना कि हाँ क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं CH3 लिख रहे हैं, फिर देखो C लिख रहे हैं, यहाँ पे डैश लाइन से क्या दिए? H दिए, फिर यहाँ पे क्या लिखे? C2H5, ठीक, C2H5, और यहाँ पे क्या लगा दिए? OH लगा दिए, ठीक है। यहाँ देखो OH इस साइड से आ रहा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH3 लिख रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? C, फिर यहाँ मेरा क्या आ जाएगा? OH, H को तो जाना पड़ेगा उस साइड, तो H मेरा इस साइड आ गया, ठीक है, और इधर क्या लिखे हैं? C2H5, ठीक है। अब देखो NCERT बोला कि अगर फंक्शनल ग्रुप आपका इस साइड है तो आप इसको है ना प्लस मानिए, और फंक्शनल ग्रुप इस साइड है तो इसको माइनस मानिए। पोलैरोमीटर तो है नहीं कि हम मेजर करें कि कौन प्लस है कौन माइनस है, तो एक साइन के बारे में बता दिया कि आप इधर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो आप उसको माइनस मान लीजिए, और इधर रहा तो प्लस मान लीजिए। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? जैसे देखो 1 2 3 4 है ना 4, तो इसका नाम तो 2-ब्रोमोब्यूटेन था, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड है, सेकेंड पे OH लगा हुआ है तो प्लस साइन दे दो ना, प्लस साइन दे के क्या लिख दोगे? इसको ब्यूटेन 2-ओल, ठीक है। ये प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया? ब्यूटेन 2-ओल हो गया, प्लस लगा क्यों? क्योंकि OH क्या था? इस साइड है, ठीक है। और यहाँ इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? माइनस ब्यूटेन 2-ओल, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब जरा सा देखना,
ये सारा जो लाइन है ना, वो लाइन सारा मेरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन जो था मेरा क्या था, दिस कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ प्लेनर नेचर ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का नेचर प्लेनर कैसे, तो देखो तो Br हटा है तो कार्बोकैटायन का नेचर प्लेनर हो गया है ना। ये जो देखो 120 डिग्री, ठीक है ना, तो ये कौन सा नेचर है, प्लेनर नेचर है। फिर हम क्या लिखाए थे कि न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक आइदर ऑफ दिस साइड रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ बोथ इन एंसोमर्स। तो देखो प्लेनर नेचर होने के कारण OH माइनस का इधर से भी अटैक हो रहा है और इधर से भी अटैक हो रहा है। इधर से अटैक हुआ है तो ये प्रोडक्ट बना और बैक साइड से इफेक्ट हुआ, ये प्रोडक्ट बना। फिर क्या लिखा है कि सिंस बैक साइड इफेक्ट इज मोर प्रोबेबल सो पार्शियल रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस। पार्शियल रेसमाइजेशन का मतलब क्या था, रेसमाइजेशन बताओ। रेसमाइजेशन 50:50 है, इसका तो पार्शियल रेसमाइजेशन हुआ मतलब रेशियो 50:50 ना होके 60:40 हुआ होगा, थोड़ा सा कम और ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। तो इधर का प्रोडक्ट बनने का चांस अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इधर। तो आखिर क्यों हुआ, तो जरा देखो यहाँ से Br निकल रहा है और OH आ रहा है तो यह हिंड्रेंस हो रहा है। यहाँ से Br निकल रहा था ना और OH इसी साइड से आ रहा था तो यह हिंड्रेंस हो रहा था। तो इधर का अमाउंट थोड़ा कम बना होगा एज कम्पेयर टू इधर का अमाउंट, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या लिखे, पार्शियल रेसमाइजेशन लिखे। तो ये वर्ड को थोड़ा ध्यान से समझना, क्यों, क्योंकि ये 2015 नेट एग्जाम का क्वेश्चन था, ठीक है। क्या क्वेश्चन था कि SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है। पहला ऑप्शन था इन्वर्सन, दूसरा था रिटेंशन, तीसरा था तुम्हारा क्या कहते हैं ये रेसमाइजेशन और फोर्थ था पार्शियल रेसमाइजेशन। बच्चा लोग किस पे टिक मारा होगा, पार्शियल रेसमाइजेशन पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड इफेक्ट क्या है, ज़्यादा प्रोबेबल है। अगर कोई बच्चा पूछेगा कि मैम पार्शियल रेसमाइजेशन नहीं दिया रहेगा, केवल रेसमाइजेशन दिया रहेगा, तो ऑप्शन में अगर केवल रेसमाइजेशन दिया रहेगा तो केवल रेसमाइजेशन पे टिक मारना। और बोर्ड एग्जाम का बात करो तो पार्शियल रेसमाइजेशन तुम लोग लिखोगे, क्योंकि सही चीज़ क्या है, पार्शियल रेसमाइजेशन होता है, ठीक है। क्लियर है। और ये इन्वर्जन रिटेंशन वर्ड सिखाए थे ना पिछले क्लास में, क्या बताए थे कि रिएक्टेंट का डायग्राम और प्रोडक्ट का डायग्राम सेम होगा तो रिटेंशन होगा। रिएक्टेंट का डायग्राम और प्रोडक्ट का डायग्राम जो कन्फिग्रेशन है क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इन्वर्जन, मतलब इधर रिटेंशन हुआ इधर इन्वर्जन हुआ और दोनों होता है। A बनाए थे ना, एक A बनाए थे एक B बनाए थे और A + B दोनों हाफ 50:50 तो रेसमाइजेशन था। तो यहाँ 50:50 ना होके यहाँ पे रेशियो बोले क्या 60:40 हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियल रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो क्लियर है। तो सबसे पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है और सेकेंड स्टेप पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। हमको मालूम है तुम लोग को कोई प्रॉब्लम इस पर नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। SN1 में हम लोग नेक्स्ट क्लास में SN2 पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है।